कर देंगे। ये चीजें हो चुकी थी ना अपनी। ये हो गया था लंबाई चौड़ाई। चलिए ये वाला हो गया था। ये यहां पर हम स्लाइड पढ़ रहे थे। ये देखें, मध्य प्रदेश पूर्णतः भू आवेष्टित राज्य है, हाँ है ना। यहां पर भू आवेष्टित और दो राज्य आते हैं। एक आता है, देखिए पहली बात आती है सीमावर्ती राज्य। वर्ड क्या क्या इस्तेमाल किए जाते हैं वो जरा सुन लें जरा। सीमावर्ती राज्य का मतलब होता है ऐसा राज्य जिससे विदेश लगा हो। जैसे मान के चलिए हम यहां पर भारत का नक्शा, एक आउटलाइन भारत का नक्शा बना दें, जैसे लगभग लगभग ये हमारे भारत का नक्शा है मान लेते हैं। तो यहां पर देखें आप, दूसरा देश लगा हुआ है, चीन लगा हुआ है, यहां पर पाकिस्तान लगा हुआ है। तो यहां पर जो हमारे राज्य होंगे वो कहलाएंगे सीमावर्ती राज्य। ओके। अब आप देखेंगे जब भारत का निचला हिस्सा देखेंगे तो यहां पर समुद्र है, तो यहां पर जो राज्य रहेंगे उनसे समुद्र का तट रहेगा, तो वो कहलाते हैं तटीय राज्य। क्या कहलाते हैं? अरे क्लियर है। तो मध्य प्रदेश जो है वो बिल्कुल भारत के बीचों बीच है, यानी ना तो ये सीमावर्ती है और ना ही ये, ओके, ना ये तटीय राज्य है ना ये सीमावर्ती है, ये पूरी तरीके से भू आवेष्टित राज्य है, चारों ओर से धरती से घिरा हुआ। क्लियर है? कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमने कहा 36। अभी देखें डेट वगैरह हम सब बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि हम एक एक जिले का नाम और गठन आपको बताएंगे। सही है? आप देखें छत्तीसगढ़ के अलग राज्य बनने के पहले तक मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य था, लेकिन छत्तीसगढ़ क्या हो गया? अलग हो गया। क्लियर है? अब आते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। क्षेत्रफल हमने पढ़ाया था, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल, जल्दी आवाज हो, अरे क्लियर है? मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का, अरे क्लियर है? क्षेत्रफल बताया आपको, ये देश के क्षेत्रफल का लगभग 9.5, ज्यादा कहें तो 10%, लगभग 9.5% के बराबर है। ठीक है? जनसंख्या वगैरह आपको याद नहीं करना है। अब देखें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्य हैं, राजस्थान, फिर आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है महाराष्ट्र। ओके, सबसे पहले कौन है, फिर किसका नंबर है, फिर किसका नंबर है? ओके, ये हम आपको, अब देखो जरा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अब चैप्टर आ रहा है, और इसीलिए मैंने कहा था कि आज की क्लास थोड़ी सी हमें लंबी खींचना पड़ेगी, क्योंकि यहां पर रटने का काम नहीं है, यहां पर आपको नक्शा पता होना चाहिए कहां किसकी लोकेशन है। अब देखिए मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य, क्या कहा हमने? अब देखें जरा, अगर हम इस बात पर जाएं कि ये हमारा मध्य प्रदेश है, देखें लगभग लगभग हम एक आउटलाइन नक्शा बना ले रहे हैं। ये देखें अपना मध्य प्रदेश है, तो ये देखते हैं इसकी स्थिति लगभग लगभग कुछ ऐसी है। लगभग आपके पास नक्शा ही हमने आउटलाइन बनाया एक, सही है? आप देखेंगे यहां पर ये जो हिस्सा बन गया है, ये नीचे तक गया है छत्तीसगढ़। क्या है ये नीचे तक छत्तीसगढ़ गया है, तो एक राज्य हो गया छत्तीसगढ़। कौन सा हो गया? अरे क्लियर है? तो हमने ये देखा कि एक राज्य कौन सा हो गया? ओके, ये वाला जो एरिया है, यहां तक का जो एरिया है वो है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? हमें आवाज नहीं आ रही है। अरे क्लियर है? तो यहां पर क्या है, पहले हमने क्या कहा? हमें आवाज नहीं आ रही। ओके, यहां पर क्या है? ये पूरा एरिया यहां तक का क्या है? हमें आवाज नहीं आ रही। राजस्थान है। तो यहां पर एक राज्य और आ गया, और इसका नाम क्या है? ये राजस्थान है। ओके, राजस्थान के बाजू में यहां लगा है गुजरात। क्या लगा है? सुनाई नहीं दिया? अरे क्लियर है? और ये नीचे लगा हुआ है महाराष्ट्र। क्या लगा है?
तो मध्य प्रदेश कितने राज्यों से घिरा है? 5। कितने? सुनाई नहीं दिया। 5 राज्यों से घिरा है। पहली बात, अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश के सबसे पूरब में, पूरब यानी यहां पर क्या है? छत्तीसगढ़। एक मजेदार आवाज के साथ, क्या है? मध्य प्रदेश के पूरब में क्या है? यदि उत्तर में देखें तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान भी है। ये उत्तर प्रदेश भी है वो, हाँ या ना? अरे क्लियर है? पश्चिम में देखें तो, दक्षिण में देखें तो क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ में? फिर वही बात, यहां पर क्या है? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। ओके, अब देखें जरा, एक प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश से लगा है या कौन सा जिला उत्तर प्रदेश से नहीं लगा है? कई बार आता है कौन सा जिला महाराष्ट्र से लगा है, कौन सा जिला महाराष्ट्र से नहीं लगा है। हमारी बात आप समझ रहे हो? अब कुछ हम हद तक देखते हैं, अभी हाल परफेक्टली हम पढ़े उसके पहले जरा अपन एक आउटलाइन, यदि हमें याद ना होता, चलिए मान लेते हैं 2-4% गलतियां हो जाएं, लेकिन एक मोटा माटी हिसाब हम देखते हैं कि कौन कौन से जिले यूपी को टच करेंगे। हो सकता है हम गलती करें और उन गलतियों को हम सुधारें। देखें, मुझे तो यह लगता है कि यहां पर मुरैना पड़ा था, सबसे ऊपर क्या पड़ा था? और यहां अगर हमने मुरैना पढ़ा था तो यहां पर क्या है? भिंड है, दतिया है, ग्वालियर नहीं, ग्वालियर कहां है? अंदर। तो यहां पर शिवपुरी है, क्या है? नहीं है। अरे क्लियर है? यहां पर सागर है, यहां पर दमोह नीचे था, यहां छतरपुर ऊपर है, नहीं है। ये टीकमगढ़ वगैरह यहां पीछे है। फिर यहां पर पन्ना था, नहीं है। कटनी कहां है? नीचे। पन्ना ऊपर है, पन्ना के आगे सतना है, रीवा है, सीधी है, सिंगरौली है। लेकिन मुझे लगता है कि यहां पर सिंगरौली की यहां थोड़ा सा डाउट आने वाला है कि सिंगरौली की बॉर्डर पर जाकर मुझे लगता है यूपी खत्म होगा और यहीं से सिंगरौली की बॉर्डर से छत्तीसगढ़, ऐसा लग रहा है। अभी अपन को डाउट है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से अपन ने आउटलाइन बनाया है उस तरीके से यहां पर सिंगरौली तक जाकर के यूपी खत्म होगा। और तो एक जिला ऐसा रहेगा जहां पर पहले प्रदेश की सीमा खत्म होगी और दूसरे प्रदेश की सीमा, हाँ है ना? लेकिन बीच के जितने जिले हैं वो सारे के सारे मात्र यूपी से टच रहेंगे। लेकिन अगर ये मुरैना की बात करें तो मुरैना यहां से गाय में आएगा और यहां से गाय में आएगा, नहीं आ रही बात समझ में? यानी ये जिला बॉर्डर काय की रहेगी? यूपी की। और यहां से कोई डाउट है? बढ़िया जवाब दो, कोई डाउट है? कल हमने ये नक्शा परसों याद किया था, नहीं याद किया था? चलिए यहां पर यदि हम आए तो हमने कहा कि मुरैना, भिंड, दतिया, लेकिन अगर यहां शिवपुरी को काउंट करें तो यहां दोनों ओर से गर्दन खुली है। देखो आपके पास नक्शा है, मैं नक्शा नहीं लिए हूं। देखें आपके पास नक्शा है, देखें देखिए, देखें दोनों ओर से गर्दन खुली, यानी यहां से उत्तर प्रदेश और यहां से, अरे क्लियर है? यहां देखिए ये सागर आ गया है, देखो यहां नीचे अशोकनगर हो, गुना है तो गुना किस तरफ चला गया? आगे क्या है? अशोकनगर, हाँ ना? नीचे आए क्या? पक्का? सागर के आगे वाले दमोह नहीं आएगा, लेकिन छतरपुर आएगा। देखो नहीं आ रहा, आ रहा है। छतरपुर के ऊपर जाओ, टीकमगढ़ है, टीकमगढ़ के पीछे निवाड़ी है, हाँ या ना? और आगे बढ़ो, क्या? पन्ना ऊपर है,
पन्ना के आगे बढ़ो, सतना है, रीवा है, सीधी है, अरे क्लियर है। अब जरा सीधी पर जाकर के लोकेशन थोड़ा सा जाम करो। अब देखो क्या सीधी ऊपर से टच हो रही है। अब देखो सीधी को हम डाउट में ले लेते हैं, जानबूझ करके डाउट में ले लेते हैं कि सीधी यहां पर है, हो सकता है ये ऊपर से टच हो रही है, नीचे से तो हो रही है, या ना छत्तीसगढ़ से तो टच हो रही सीधी, देखो आप, हाँ या ना। अब अपन इसको बाद में लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, उस समय हम आपको बताएंगे। चलो यहां आ जाओ, छत्तीसगढ़ आ जाओ। छत्तीसगढ़ में हमें लग रहा है सिंगरौली नहीं आ रहा, आ रहा है यहीं पर थोड़ा सीधी है, शहडोल है, नीचे अनूपपुर है, हाँ नीचे अनूपपुर है ना, शहडोल के नीचे अनूपपुर है। अब देखिए उसी के बाजू में लगा है उमरिया, लेकिन क्या उमरिया देखिए बीच में है या टच हो रहा है, हाँ या ना। उमरिया टच है कि नहीं, नहीं अंदर चला गया है। तो अब देखो जरा आपके पास नक्शा है, अनूपपुर है, अनूपपुर के नीचे सरके तो डिंडोरी है, और डिंडोरी के नीचे आ जाओ क्या बालाघाट है। सो यहां पर आकर बालाघाट पर आकर के छत्तीसगढ़ खत्म। लेकिन मंडला देखें कई नक्शों में टच बता रहा है, कई नक्शों में टच नहीं बता रहा है, तो मंडला यहां पर डाउट में ले लेते हैं, पक्का। लेकिन मंडला महाराष्ट्र से टच नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मंडला ऊपर है और बालाघाट नीचे है। लेकिन हाँ यह छत्तीसगढ़ से टच हो सकता है, देखते हैं जरा अपन बारीकी से। अब देखे, इसीलिए भैया मैंने आपको रटाया हुआ था नक्शा। अब यहां देखें महाराष्ट्र से, तो अब बालाघाट जो आया था वो बालाघाट यहां कैसे है, कैसे, और यहां कैसे, आवाज नहीं आ रही, अरे क्लियर है। तो यहां पर बालाघाट के आगे बढ़े, सिवनी के आगे बढ़ो, आवाज नहीं आ रही, छिंदवाड़ा के आगे बैतूल, अरे क्लियर है, बैतूल के आगे खंडवा, खरगोन, और नीचे है बुरहानपुर, खंडवा भी है, खरगोन भी है, नीचे क्या है बुरहानपुर, आगे बढ़े, आवाज नहीं आ रही, अरे क्लियर है। बड़वानी आ गया, अच्छा बड़वानी क्या, अब ये अलीराजपुर, सही है। अब यहां देखे, यह अलीराजपुर है और यहां तक आ रहा है महाराष्ट्र। जब ये अलीराजपुर है तो ये झाबुआ है, अलीराजपुर है तो ऊपर क्या है झाबुआ, और अलीराजपुर की बॉर्डर पर आकर के खत्म होता है कौन, राजस्थान खत्म होता है, गुजरात शुरू होता, सही है। अब देखिए इसी चीज को, सबसे पहली बात हमने चूंकि नक्शा पढ़ा था, इसलिए जहां तक मुझे जानकारी है 90% मामले तो हमें पता है। अब बताना जरा, 5 राज्यों से घिरा है, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, क्लियर है। ये रहा हमारा नक्शा, ये रहा हमारा नक्शा, और यदि इस नक्शे को हम देखें तो हमारा ये रहा मध्य प्रदेश, हाँ या ना। और अगर ये मध्य प्रदेश है तो ये देखिए ये छत्तीसगढ़ है, क्या है ये लाल से दिखाई देने वाला ये उत्तर प्रदेश है, ये देखे क्या है ये देखे क्या है, ये देखे, सुनाई नहीं दिया। अब आप देखें यूपी बहुत ज्यादा लगा है, राजस्थान बहुत ज्यादा लगा है, ये छत्तीसगढ़ भी बहुत ज्यादा लगा है, सबसे कम दिख रहा है गुजरात, क्या दिख रहा, हमें सुनाई नहीं दिया। ओके चलिए, एक बात क्लियर हो गई। देखिए अब देखिए, सीमावर्ती प्रदेश उत्तर पश्चिम, ये मध्य प्रदेश, ये उत्तर है, ये पश्चिम है, ये पूरब है, ये दक्षिण है, ये है उत्तर पश्चिम।
ना ये उत्तर है ना ये पश्चिम है, ये उत्तर पश्चिम है। और यहां क्या है, हमें आवाज नहीं आ रही, राजस्थान है। चलो उत्तर पूरब में बताओ क्या है, पूरब में क्या है, छत्तीसगढ़। दक्षिण में क्या है, क्या, और पश्चिम में क्या है, ये तो हमें पहले से पता है। चलिए जब पहले से पता है तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। उत्तर में क्या है, उत्तर प्रदेश। पूरब में क्या है, दक्षिण में क्या है, पश्चिम में क्या है, और ये हम पढ़ चुके हैं। अब सीमावर्ती राज्य और उन राज्यों से लगे मध्य प्रदेश के जिले। ओके भैया सुनिएगा जरा। और जैसे व्यक्ति जिंदा रहता ना, थोड़ा एक्टिविटी करता है, हाँ ना, ऐसे नहीं कि सदमा टाइप का नहीं लगना चाहिए, ये कोई शौक तो है नहीं। चलिए उत्तर प्रदेश के 13 जिले, उत्तर प्रदेश के, हमने मध्य प्रदेश के नहीं कहा, हमने क्या कहा। अब देखो जरा उत्तर प्रदेश, अब 13 जिले लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश से जो जिले लग रहे हैं वो अलग, दो चीजें अलग अलग हैं। उत्तर प्रदेश से लगने वाले जिले और मध्य प्रदेश से लगने वाले, मध्य प्रदेश के जिलों की संख्या अलग है, उत्तर प्रदेश से अलग। अभी हम उत्तर प्रदेश के नाम नहीं पढ़ रहे हैं, हम कह रहे हैं मध्य प्रदेश के जिले। क्या कह रहे हैं, अब मध्य प्रदेश के जिले कौन कौन है, देखो जरा। शुरुआत मुरैना, अगला आप बताएंगे क्या है, अगला, अगला, आगे, आगे, सही है। सीधी ऊपर से नहीं लगी है, चूंकि यहां से आ गया है रीवा, यहां से सिंगरौली, तो ये जुड़ गई है। ओके चलो, यही डाउट की, इसीलिए मैंने कहा था यहां डाउट क्रिएट करो आप, ताकि आपको वो साफ पता चल जाए कि सीधी टच है या नहीं। तो ये क्रम से याद है हमें, क्रम से याद। चलिए राजस्थान से 10 जिले लगे हैं। अब राजस्थान से यहां से शुरू करेंगे। मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, शिवपुरी गुना, 2 गुना शिवपुरी हो गया। राजगढ़, राजगढ़ है ना, और आगर मालवा, ओके। झाबुआ पर आकर के इसकी बॉर्डर खत्म हो जाएगी, और झाबुआ से चालू होगा गुजरात। कौन चालू होगा, तो आप देखें गुजरात के 2 जिले, गुजरात से अलीराजपुर और झाबुआ, झाबुआ और नीचे का आगे अली। अब अलीराजपुर से चालू होगा महाराष्ट्र। क्या चालू होगा, चलिए अब देखते हैं जरा। महाराष्ट्र की सबसे कम सीमा गुजरात से, सॉरी मध्य प्रदेश की सीमा अब महाराष्ट्र से अलीराजपुर। पीछे की ओर चल रहे, हाँ या ना, सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, क्लियर है। अब मजे की बात आती है वो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ सिंगरौली, क्लियर हो गया ना। सीधी यूपी से टच, लेकिन छत्तीसगढ़ से। मैडम मन नहीं लग रहा क्या, आप बताओ मन नहीं लग रहा क्या। हाँ आपसे बात कर रहे हैं प्लीज, हाँ आप ही लोगों से बात कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं जी। खड़े हो, क्या बात हो रही वहां, कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो हो रही, कुछ नहीं हो रही, फिर हमने आपको क्यों टोका। अच्छा मैप में देख रहे थे, चलो ठीक है बैठो। सिंगरौली सीधी, अब नीचे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, के आगे अनूपपुर मिलेगा, फिर डिंडोरी, मंडला। देखो ये मंडला जो है वो छत्तीसगढ़ से टच है। अरे के लिए कई सारे नक्शों में रंग थोड़ा सा वो हो गया है, तो उसके कारण ये क्लियर कर लेना, मंडला टच है छत्तीसगढ़ से, लेकिन ये महाराष्ट्र से टच। अब महाराष्ट्र क्यों नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र नीचे, मंडला ऊपर, बालाघाट कहाँ है। जब बालाघाट नीचे है तो बालाघाट के कारण मंडला तो टच करेगा नहीं।
चलो, लेकिन छत्तीसगढ़ में टच है। ठीक, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या बचे हैं? सिंगरौली जिला, जिला सिंगरौली उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमा पर। कोई डाउट है? कोई डाउट है? ये दोनों की बॉर्डर पर है। कौन कौन? चलिए, झाबुआ जिला राजस्थान हो। कोई नई बात है? कोई नई बात है? हमें नहीं पता क्या? पता है? आगे बालाघाट मत, यहां से छत्तीसगढ़ खत्म हो रहा है, यहां से महाराष्ट्र। अलीराजपुर महाराष्ट्र हो, नहीं पता है? मुरैना व शिवपुरी, अब तो ऊपर मुरैना, मुरैना यहां से यूपी है, यहां से राजस्थान, और बीच में गर्दन जैसा फंसा है सो शिवपुरी भी कहां? यहां से यूपी। एक बात याद रखना, हर राज्यों में एक जिला कॉमन है, लेकिन यूपी और राजस्थान में 2 जिले कॉमन हैं, ऊपर मुरैना, नीचे शिवपुरी। ओके, कोई डाउट है? ईमानदारी से बताइए, कोई डाउट है? चलिए, सीमावर्ती मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा ताप्ती नदी, ये नदियों के बारे में हम बाद में बताएंगे। उत्तरी सीमा चंबल नदी बनाती, नदी अभी हम पढ़ाएंगे आपको। सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश की किससे छूती है? राजस्थान से, और सबसे कम सीमा गुजरात से कम है, राजस्थान से ज्यादा। लेकिन जिलों की संख्या पूछी जाए ज्यादा, तो यूपी से लगे जिले ज्यादा है। जिलों में यूपी से ज्यादा टच होता है, लंबाई में राजस्थान से। ये 2 बातें बिल्कुल अलग अलग। ठीक, अंतर्वर्ती जिले 17 हैं, अर्थात इन 17 जिलों की सीमा किसी दूसरे राज्य से। ओके, अब कुल जिले अपने पास मध्य प्रदेश में अभी कितने हैं? 52। 52 में से अपन पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ से टच अलग निकाल दो, गुजरात से टच अलग निकाल दो, तो कुल मिला के 17 ऐसे बचेंगे जो कहां हैं? बीच में। ओके, चलिए, मध्याह्न रेखा, मानक रेखा सिंगरौली जिले से निकलती है, ये हमने आपको कल बताया था। आपको याद हो, हमने आपसे कहा था कि मध्य प्रदेश भारत का जो समय है वो 82.5, हाँ या ना? 82.30। ओके, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारत का समय तय होता है, और ये समय रेखा जो है खास तौर पर यूपी में इलाहाबाद के पास नैनी नामक स्थान से निकलती है, लेकिन जब ये यूपी से टच करके जाती है तो ये 82.5। अब अपन ने कल पढ़ा था कि मध्य प्रदेश फैला है 82-48। कहां तक फैला? अब देखना जरा कॉमन सेंस, जब सिंगरौली जिला सबसे पूर्वी जिला, ये सिंगरौली अगर हम मान लें कि ये 82-48 तक आ रहा है, तो निश्चित तौर पर 82-30 यहां कहीं से निकला होगा। यानी ये किस जिले को टच करती है? सिंगरौली। किसको करती है? अरे क्लियर है? अब सिंगरौली के नीचे और कोई जिला पड़ता नहीं, इसलिए एकमात्र जिला है जो मानक रेखा पर पड़ता है। ठीक, प्रदेश का सिंगरौली जिला प्रदेश का एकमात्र है जहां से भारत की मध्याह्न रेखा गुजरती है, बता चुके हम। चलिए, पश्चिम से पूर्व मध्य प्रदेश में 32 मिनट के समय का अंतराल आ जाता है। ये जब हम भारत के बारे में आपको समय के बारे में बता रहे होंगे, उस समय हम आपको बताएंगे कि समय का अंतर कैसे आता है। जलवायु, मध्य प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है। ये उष्ण कटिबंधीय कहलाती है, ये कहलाती ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल का मतलब होता है उष्ण यानी गर्मी। कटिबंध का मतलब होता है एरिया, जोन। नहीं आ रही बात सुन? ये कटिबंध का कोई और मतलब नहीं। अब देखें जरा जलवायु, जरा आप सुन लें, क्योंकि जलवायु के बारे में आपको भारत में भी कई बार सुनने मिलेगा, और कई बार ऐसे मौके आते भैया यहाँ की जलवायु कैसी है, भारत की वनस्पति कैसी है, मध्य प्रदेश की वनस्पति कैसी है। तो आप एक बात देखें, कल पर फिर से हम चलते हैं। ये रही पृथ्वी, ये पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच की रेखा है विषुवत रेखा, या हम कहें भूमध्य रेखा, हाँ है ना? कल हमने शायद परसों बताया था ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। ये धरती की 3 लाइनें ऐसी हैं
जिनके ऊपर साल भर में एक बार सूर्य सीधा चमकता है, यानी साल में एक बार सूर्य की किरणें सीधी कहां पड़ती हैं? कर्क रेखा पर। एक बार कहां पड़ती हैं? और साल में 2 बार पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर। सुनाई दे रहा है? अब जब यहां पर फोकस पड़ेगा तो एक बात तय है कि यहां थोड़ा सा आगे तक सूर्य का प्रभाव रहेगा, यानी ये वाला एरिया बहुत ज्यादा गर्म रहेगा। ये वाला एरिया जहां पर भैया सीधा धूप पड़ रही हो, वहां पर सीधी धूप पड़ेगी तो क्या होगा? आवाज नहीं आ रही है? गर्मी आ रही है ना? तो ये वाला जो एरिया है बहुत ज्यादा गर्म है, इसलिए इसे ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, या हम कहें उष्ण, और एरिया यानी कटिबंध। हाँ या ना? तो यहां पर गर्मी ज्यादा है, तो एक बात तय है कि यहां पर वही पेड़ पौधे होंगे जो गर्मी सहन कर सकें, यानी यहां की वनस्पति भी कैसी होगी? उष्णकटिबंधीय। हाँ है ना? यहां हवाएं भी ज्यादातर कैसी चलेंगी? गर्म। ओके। जब गर्मी ज्यादा है तो निश्चित तौर पर पानी भाप भी ज्यादा बनेगा। पानी भाप ज्यादा बनेगा तो पानी गिरेगा भी ज्यादा। नहीं आ रही बात समझ में? यानी ये एरिया जो रहेगा, हीट ज्यादा रहेगी, बरसात ज्यादा रहेगी, और यहां जितने जीव जंतु पाए जाएंगे वो ज्यादातर ऐसे पाए जाएंगे जो गर्मी सहन कर सकें। जैसे हम और आप इस एरिया में रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको याद हो कल हमने बताया था कि ये रहा हमारा यहां भारत कर्क रेखा पर, और इसी भारत में बीचों बीच ये रहा मध्य प्रदेश। यानी एक बात तय, हम कर्क रेखा पर हैं, यानी कि हम उष्णकटिबंधीय एरिया में हैं, यानी गर्मी वाले एरिया में हैं। तो आपने एक बात देखी होगी कि हमारे यहां साल के 8 महीने गर्मी रहती है। गर्मी तो गर्मी है ही, साथ में बरसात भी क्या है? गर्मी नहीं है? तो ज्यादातर, और हमारा शरीर ज्यादातर गर्मी सहन करने के लिए हम ज्यादातर अपने आप को एडॉप्ट करे हैं, जबकि अगर हमें कहीं ध्रुवीय प्रदेशों में छोड़ दिया जाए तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो यहां की वनस्पति देखी जाए, यहां की जलवायु देखी जाए। अब देखें जलवायु क्या कहलाता है। जलवायु का मतलब होता है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, जल और वायु। यानी अपनी बुंदेलखंडी में हम कहें आवो हवा। अब 2 शब्द आप बार बार इस्तेमाल करते हैं, एक मौसम और एक जलवायु। मौसम होता है तुरंत का, जैसे आज मौसम गर्म है, आज मौसम बादल भरा है, आज मौसम में उमस है। लेकिन कल होगी या नहीं पता नहीं। कल हो सकता बादल बिल्कुल ना हो, कल इतनी गर्मी ना हो, कल ठंडक हो। तो मौसम होता है छोटे समय के लिए, हो सकता 2 घंटे, मौसम 2 घंटे बाद बदल सकता है, 4 घंटे बाद बदल सकता है। लेकिन जो हम बात करते हैं जलवायु की, तो जलवायु कई सालों तक का आकलन। जैसे हम बात करें कि हमारे मध्य प्रदेश में हम कई सालों से देखते आ रहे ज्यादातर गर्मी है। ज्यादातर गर्मी की ठंडक है? गर्मी है ना? तो हमारी जलवायु कैसी है? उष्ण। तो जलवायु कहलाता है जब बहुत लॉन्ग टाइम का हम एक एवरेज निकालते हैं, कम से कम 30 साल, और वैसे तो ये एवरेज 100-150 सालों का होता है। समझ में आ रही बात? तो जलवायु होती है बहुत लॉन्ग टाइम। तो हमारे यहां पर यदि देखा जाए, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो हम कर्क रेखा पर हैं, कर्क रेखा पर गर्मी पड़ती है, तो हमारा मध्य प्रदेश उष्ण कटिबंधीय एरिया में है। काय में है? ओके। हमारा जो ट्रॉपिकल जोन है, यहां पर ज्यादातर हीट ज्यादा है, पानी ज्यादा है। सुन रहे हो? चलिए, ये ज्यादातर चीजें हम आपको इसलिए बता देते हैं क्योंकि केवल ये बता देना कि मध्य प्रदेश उष्णकटिबंधीय। अब देखो यहां पर कई बार हमारे मध्य प्रदेश में वन कैसे पाए जाते हैं, तो हम कहेंगे, कई बार इंटरव्यू वगैरह में आ जाता, अभी हम वन पढ़ेंगे, लेकिन कई बार हमें पता नहीं होता, तो हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसी जलवायु वैसे ही जीव जंतु। यहां पर जानवर कैसे पाए जाते हैं? ज्यादातर उष्णकटिबंधीय हैं जो गर्मी को सहन कर सकें। अब
मध्य प्रदेश में ज्यादातर वन कैसे होते हैं? मध्य प्रदेश के ज्यादातर वन होते हैं पतझड़। अब आप कहोगे पतझड़ क्यों? वन खास तौर पर दो प्रकार के होते हैं, एक सदाबहार और एक पतझड़। अब सदाबहार कौन कहलाते हैं? सदाबहार वो पेड़ कहलाते हैं जो साल भर कभी अपने पत्ते गिराते नहीं हैं, साल भर एक से पत्ते उनके अंदर लगे रहते, पेड़ों पर लगे रहते हैं। लेकिन आपने अपने एरिया में देखा होगा ज्यादातर अपने यहाँ पेड़ वो पाए जाते हैं कि जब गर्मियां आती है, पानी की कमी आती है, तो पानी कहीं उड़ ना जाए, तो ज्यादातर हमारे यहाँ के पेड़ क्या करते हैं? पत्तियां गिरा देते। आसपास कभी देखना आपके ज्यादातर पेड़ ऐसे ही प्रोसेस करते हैं। तो ये कौन से पेड़ हैं? पतझड़। तो मध्य प्रदेश में ज्यादातर पतझड़ वाले वन। और ये बात कोई नई नहीं है, एक्चुअली मौसम ऐसा है कि गर्मियों में पानी की कमी को रोकने के लिए पतझड़ वाले वनों की आवश्यकता ज्यादा है। अगर यही बात हम कहीं ठंडे एरिया में चले जाएं तो वहां वन पाए जाएंगे सदाबहार। कौन से पाए जाएंगे? आप हमारी बात समझ गए ना? डिटेल में हम वहां चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हाल आपको हमें लगता है समझ में आ गया होगा। तो हम वापस आते हैं, जलवायु की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश की उष्णकटिबंधीय जलवायु है। मालवा के पठार में आदर्श जलवायु पाई जाती है। अब ये मालवा का पठार आपको पढ़ाएंगे कि मालवा का पठार कहां है, बुंदेलखंड का पठार कहां है, बघेलखंड का पठार कहां है, रीवा पन्ना का पठार कहां है, मध्य भारत का पठार कहां है, नर्मदा सोन घाटी कहां है। ठीक है? तो मालवा के पठार को विश्व की आदर्श जलवायु माना गया। अब आदर्श माने आइडियल। आइडियल जलवायु है क्या? भैया ऐसा स्थान जहां बहुत ज्यादा गर्मी ना हो, बहुत ज्यादा ठंडक ना हो। सुन रहे हो? तो मालवा के जो जलवायु है उससे कई सारे लोगों ने, जो बाहर के यात्री घूमने आए, उन्होंने, जो कई विदेश घूम चुके थे, उन्होंने ये कहा कि मालवा के आसपास यदि जलवायु देखी जाए तो ये दुनिया की सबसे आदर्श जलवायु है। न पानी ज्यादा है न कम है, न गर्मी ज्यादा है न कम है, न ठंडक ज्यादा है न कम है। ओके? अभी हम आपको बताएंगे उसके पूरे बारे में। मध्य भारत के पठार में विषम जलवायु पाई जाती है। अभी हम आपको बताएंगे जलवायु के बारे में, मध्य भारत का पठार में विषम जलवायु क्यों है। अगर हम बात करें नर्मदा सोन घाटी में जलवायु कैसी है, एक एक चीज बताएंगे, बिल्कुल याद करना। देखो जरा, वर्षा, वर्षा भी लगभग, चूंकि सबसे ज्यादा हीट है, लेकिन मध्य प्रदेश के आसपास कोई समुद्र नहीं, इसलिए बहुत दूर से हवाएं चलती हैं। मानसूनी हवाएं जब मध्य प्रदेश तक पहुंचती हैं तब जाकर के वर्षा होती है। एक बात। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में पर्वत तो हैं, लेकिन कई एरिया ऐसे फंस जाते हैं जहां पर पर्वत का एरिया नहीं फंस पाता। तो मध्य प्रदेश, जैसे मध्य प्रदेश और राजस्थान से लगे जिले, यहां वर्षा कम हो जाती है। हाँ है ना? देखें जरा, मध्य प्रदेश में औसतन 112 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी में होती है एवं न्यूनतम वर्षा गोहद भिंड में होती है। सबसे कम वर्षा कहां होती है? भिंड। गोहद तहसील है भिंड जिले की, वहां पर सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है? वनों के बारे में करें, वनों का एक चैप्टर बिल्कुल अलग है, सेपरेट हम वनों के बारे में एक जगह अलग पढ़ाने वाले हैं। लेकिन फिर भी देखें जरा, मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। बताया हमने कि नहीं बताया? चलिए, सर्वाधिक पाए जाने वाला वन सागौन। ठीक है, आगे चलते हैं। मृदा, मृदा का एक चैप्टर बिल्कुल अलग है, कृषि का चैप्टर अलग है, वहां पढ़ेंगे। हाँ, कर्क रेखा। अब देखें आप, हमने एक बात तो पढ़ी है कि भारत से कर्क रेखा निकली है, और भारत के बीचों बीच कौन है? मजा नहीं आया? मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश के बीचों बीच से कर्क रेखा, अरे क्लियर है? बहुत बारीकी से याद करना है, पीएससी जैसी परीक्षाओं में ये आता है। निम्न में से कौन सा जिला कर्क रेखा पर है, कौन सा नहीं है। कई बार तो ये आता है कि हमने 5 जिले दिए हैं, इन्हें पूरब से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर जमाइए, और ऑप्शन दिए रहते पहले से जमे जमाए दिए रहते, तुम तो टिक बस करो कि ये सही जमा है। ठीक है? चलिए देखते हैं जरा
कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। अभी इसको हम पहले नंबर आते हैं नक्शे पर, ये हम बाद में देखेंगे। देखो आप सबसे पहले जो आपको देखना है, अभी आप अपना नक्शा छोड़ दीजिए प्लीज। यहां रतलाम से शुरू हो रहा है और आगे ये देखें शहडोल, क्या देखो सबसे आगे शहडोल। तो एक मेमोरी बनाइए कि यहां पर रतलाम और रतलाम के लगभग लगभग पैरेलल जितने जिले फंसते हैं, अगर हम बात करें जितने जिले फंसते हैं उतने जिले तो हम पहले कंप्लीटली कह सकते हैं कि इतने कर्क रेखा पर आएंगे ही आएंगे। और फिर जो डाउट है वो हम क्लियर कर ले रहे हैं। नहीं आ रही बात समझ में? अब जैसे यहां पर सबसे पहला जिला पड़ा आपने रतलाम, क्या पड़ा? तो रतलाम के जस्ट पीछे है उज्जैन, यानी एक बात तय है, उज्जैन तो आने वाला ही है कि नहीं आने वाला है? इसमें कोई डाउट है? हमें लग रहा है आज आप लोग बोर हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं आप लोग। 2 जिले 14 भी हमें याद नहीं है, 2 जिले याद हो गए। कौन कौन से याद हो गए? आवाज नहीं आ रही है। रतलाम हो, 2 याद हो गए मात्र। अब देखें, अगर हम उज्जैन के पीछे देखें तो मैंने पहले आपको बताया था कि ये पहले पूरा जिला शाजापुर था। ये पूरा का पूरा क्या था? यानी जब शाजापुर से आगर मालवा नहीं बना था तो हम कहते थे कि कर्क रेखा पर शाजापुर है, कर्क रेखा पर हम ऐसा पढ़ते थे। लेकिन जब से आगर मालवा बना है तो क्या हुआ? बिल्कुल बारीक आगर मालवा तो आ गया लेकिन शाजापुर छूट गया। देखो देखो, आगर मालवा आ गया, शाजापुर, ठीक है। और आगे बढ़े। अब देखिए डाउट बाद में क्लियर करेंगे, अभी तो हम चलते जा रहे हैं। हमने कहा नंबर 1 कौन आया? रतलाम। नंबर 2 पर, नंबर 3 पर कौन आया? अब आगर मालवा। अब दो आगर मालवा से ऊपर गुजरे सो ये रहा राजगढ़। क्या रहा? हमें आवाज नहीं आ रही। जब राजगढ़ आएगा तो भोपाल तय है आएगा? नहीं आएगा, पक्का आएगा भोपाल। तो अब हमें क्या याद हो गया? हमें रतलाम याद है? नहीं है याद? याद है। पहला क्या है? रतलाम। फिर आपको आगर मालवा से पहले मन से कहना है शाजापुर, फिर यह कहना है कि नहीं शाजापुर नहीं। ये हमेशा याद रखना, क्योंकि आपको इससे क्या रहेगा, याददाश्त में वो क्लियर रहेगी कि पहले शाजापुर था, लेकिन शाजापुर से जब आगर मालवा बना तो आगर मालवा आ गया कर्क रेखा पर और शाजापुर नहीं आ पाया। आगे बढ़े राजगढ़। राजगढ़ की आगे बढ़े तो भोपाल। जब भोपाल आ रहा है तो निश्चित बात है विदिशा है। देखो जरा उसी समय नहीं पढ़ा था बनने भाई, भोपाल के पैरेलल कौन पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। जब विदिशा पढ़ा था तो विदिशा के पैरेलल सागर था? नहीं था। जब सागर था तो दमोह था? नहीं याद आया। हमने सागर पढ़ा था, फिर नीचे दमोह पढ़ा था, ऊपर छतरपुर पढ़ा था, फिर आगे कटनी पढ़ा था, ऊपर पन्ना पढ़ा था। नहीं पढ़ा था। तो दमोह आ गया और कटनी आ गया। आगे बढ़ते जा रहे। जब कटनी आ गया तो कटनी की आगे लास्ट में शहडोल है और बीच में उमरिया है। नहीं आ रही बात सुन। इतने तो डन हो गए कि इतने लोग तो परमानेंट हैं, बिल्कुल परमानेंट है। अब डाउट थोड़े थोड़े हमें क्लियर करना है। वो डाउट और क्लियर हो गए सो अपना पूरा काम क्लियर हो गया। लेकिन जो क्लियर है पहले अपन उसको परफेक्ट कर लें। रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, क्या राजगढ़, भोपाल, विदिशा, सागर, दमोह, कटनी, उमरिया, शहडोल। नहीं आ रही बात सुन। इतना तो हमें मुंह जबानी याद हो गया।
गिन लेते हैं कितने लोग हो गए। रतलाम 1, उज्जैन 2, आगर मालवा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 कितने बचे? अब बस 3 का झंझट है। कितने का? बाकी 11 तो अगर हम ये ना नक्शा देखें तब भी हमें याद आ रहा है कि यहां पर रतलाम है, उज्जैन है, आगर मालवा है, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, रायसेन, दमोह, सागर, दमोह, कटनी, उमरिया, शहडोल। ये दिख रहा हमें? नहीं दिख रहा है? अब 3 बचे हैं। वो 3 कौन कौन से बच्चे हैं जिन्हें हमें टच करना है? जल्दबाजी नहीं। अब जब हमने क्या किया, राजगढ़ और विदिशा, भोपाल ये वाला एरिया देखा तो हम एक बात भूल गए कि ये सीहोर ऐसा धसा है, ये धसा है और इसलिए ये ऊपर तक नोक जैसा धसा होने के कारण कर्क रेखा पर आ गया। नहीं आ रही बात? आ गया? यहां देखें भोपाल का बाजू वाला रायसेन, ये विदिशा है और जब ये विदिशा के बाजू में रायसेन आया तो देखो ये 2 ये क्लियर हो गए। भोपाल के 2 रिश्तेदार कौन कौन? सीहोर, अरे क्लियर है। और एक दमोह कटनी के बिल्कुल किनारे बसा है जबलपुर। ये जबलपुर की बॉर्डर आ गई, बिल्कुल बॉर्डर आ गई। एक ये हो गया। बस 14 के 14 याद हो गए? नहीं हो गए? 14 के 14 याद हो गए? जल्दी एक बार हमारे साथ रिवाइज करो। पहले 11 करना है। रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, सागर, दमोह, कटनी, उमरिया, शहडोल, सीहोर। ओके, हम चाय पी करके आ रहे हैं। जब तक आप नक्शा देख करके स्वयं को बता दीजिए कि क्या आपको कर्क रेखा याद हो गई। चलिए हम 2 मिनट में आ रहे हैं। आपके पास मध्य प्रदेश का नक्शा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं कुछ लड़के लड़कियों को देख रहा हूं बिल्कुल आराम से बैठे हैं। अगर आराम से बैठना है तो क्लास आने की आवश्यकता ही नहीं है। देखो सारे स्टूडेंट, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम केवल मनोरंजन करने आए हैं तो बेटा पैसा बर्बाद नहीं करना। केवल वो लड़के लड़कियां क्लास आए जिन्हें वास्तव में कुछ बनना है वो तत्पर रहें। 1-1 मिनट का यूज करें। सुन रहे हो ना? याद रखिएगा। देखिए, आप हो सकता है अदर क्लासेस भी आप पढ़े हो, सब कुछ पढ़ा हो। यहां पर कर्क रेखा बताना एक अलग बात है। हम जवाबदारी लेते हैं कि अगर हमने, देखिए बोर्ड पर सबको दिख रहा है कि कर्क रेखा यहां से निकली है। कोचिंग आने का मतलब कब है? जब अकेले में हम केवल कर्क रेखा देख सकते हैं, रट नहीं सकते, याद नहीं कर सकते, उसी लिए तो हम कोचिंग आते हैं। अच्छा ये बताइए, मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सी चीज है? आप 200 रुपए की किताब खरीद लीजिए, सारी चीजें लिखी, हम यहां अलग से क्या पढ़ाएंगे? वही पढ़ाएंगे ना। लेकिन कोचिंग लोग क्यों आते हैं? कोचिंग इसलिए आते हैं कि सर जो चीज हमें याद नहीं हो रही है वो आप यहां याद कराइए।
जैसे अभी आपने पढ़े कि छत्तीसगढ़ से कौन से जिले लगे हैं, उत्तर प्रदेश से कौन से जिले लगे, ये किताबों में लिखे हैं। जानदार आवाज तो जरा, लिखे हैं। लेकिन अगर आप घर में पढ़ते तो आप पन्ना पलटाते, हाँ हाँ जे जिले हैं, और बस पन्ना पलटा देते, आपको याद नहीं होता कितने जिले। ये नक्शा आपने खरीदा है लेकिन आप जिले याद नहीं कर पाते। कोचिंग आप इसीलिए आते हैं कि सर हमें जो याद नहीं होता वो आप हमें याद करा दीजिए, कैसे हम पढ़ें कि हमें एक बार में याद हो जाए। लोग इसीलिए आते हैं। और अगर आप यहां आकर के उन्हीं दे टाइप के बैठे हैं तो फिर आप कोई मतलब की नहीं, आप क्लास छोड़ दीजिए। आप अगला टॉपिक, अब देखो जरा इसी चीज को जो हमने पिछला आपको छोड़वा दिया, देखो जरा ये 14 जिले कौन कौन से हैं? रतलाम है, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, राय सागर, दमोह। सही है। चलो अब मध्य प्रदेश में, चूंकि भारत का हृदय स्थल है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में कई सारे सेंटर पॉइंट, जैसे मध्य प्रदेश का खुद का सेंटर पॉइंट, फिर भारत का सेंटर पॉइंट, फिर अखंड भारत का सेंटर पॉइंट, हाँ है ना, फिर पृथ्वी का भी सेंटर पॉइंट। ये ज्यादातर मध्य प्रदेश में है, लेकिन अलग अलग लोकेशन है। जो खुद मध्य प्रदेश का सेंटर पॉइंट ढूंढोगे तो अलग आएगा, भारत का सेंटर पॉइंट ढूंढोगे मिलेगा तो मध्य प्रदेश में, लेकिन कहीं और मिलेगा। पृथ्वी का सेंटर पॉइंट ढूंढोगे तो कहीं और मिलेगा। तो ये चीजें आपको रटना है, ये बिल्कुल सेपरेटली हमने अलग अलग आपको बताई हैं। जैसे पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ मंदिर है, और ये कहां है? उज्जैन। हमें आवाज नहीं आई है? काय का केंद्र बिंदु? पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहां है? उज्जैन में। कहां है? पृथ्वी का केंद्र बिंदु, सुन रहे हो? अखंड भारत, जब भारत खंडित नहीं हुआ था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारी चीजें, बांग्लादेश, ये सारी चीजें काय में आती थी? भारत में। काय में? तो ये वर्तमान भारत अलग बात है, अखंड भारत अलग। तो अखंड भारत का जो केंद्र बिंदु मिलता है वो मिलता है बरसाली यानी बैतूल। याद रखना। फिर से एक बात, पूरी पृथ्वी का सेंटर पॉइंट कहां है? सुनाई नहीं दिया? अरे क्लियर है? सारी पृथ्वी का सेंटर पॉइंट कहां है? उज्जैन में है मंगलनाथ मंदिर। ओके। लेकिन यदि देखा जाए अखंड भारत का केंद्र बिंदु क्या? ठीक है, अविभाजित, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, अविभाजित नहीं, अविभाजित। अब अविभाजित का कहां से मतलब है? विभाजित माने पाकिस्तान अलग, हिंदुस्तान अलग, ये हो गया विभाजित। और अविभाजित यानी भारत धन पाकिस्तान। नहीं आ रही बात? अखंड भारत कहलाता है बहुत पुराना भारत, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये आपका बांग्लादेश, सुन रहे हो ना, ये सारी चीजें शामिल थी, वो था अखंड भारत। क्या था? लेकिन अविभाजित भारत यानी अगर हम पाकिस्तान और भारत का सेंटर पॉइंट ढूंढे तो ये मिलेगा कटनी में। क्या? करौंदी। नहीं आ रही बात? सुन आ रही है? पहला हमने क्या पढ़ा? पृथ्वी का पॉइंट कहां मिला? मंगलनाथ मंदिर। मंगलनाथ मंदिर उज्जैन में मिला है? नहीं मिला है। ओके। फिर अखंड भारत का कहां मिला? बैतूल में मिला है। अविभाजित भारत का और वर्तमान भारत का मिला विदिशा। वर्तमान भारत का कहां मिला? पक्का? ये फिर से एक बार अपने मन में दोहराओ। क्या पढ़ा अपन ने?
पृथ्वी का मिला है उज्जैन में, अखंड भारत का मिला है बैतूल में, अविभाजित भारत का मिला है कटनी में, और वर्तमान भारत का है विदिशा। कोई डाउट है? चलिए, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, केवल मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो ये कहां? सागर। क्लियर है? सागर से लगभग आप किसी कोने में जाओ, आगे जाओ, पीछे जाओ, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, लगभग तुम्हें बराबर पड़ेगा। देखो नक्शा, देखो मध्य प्रदेश का नक्शा, देखो सागर को पॉइंट करो तो लगभग लगभग आपको मध्य प्रदेश के सबसे आगे जाना हो, सबसे पीछे जाना हो, सबसे ऊपर मुरैना जाना हो, या सबसे नीचे जाना हो, लगभग तुम्हें दूरी बराबर पड़ेगी। देखो आप, नहीं है? हाँ या ना? इसीलिए सागर को कहा गया है मध्य प्रदेश का सेंटर। चलिए, ये मंगलनाथ मंदिर है। अब देखते हैं, यहां पर ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। अब देखें, भौगोलिक स्थिति बिल्कुल क्लियर हो गई है। आपको हम 5 मिनट का टाइम देते हैं। भौगोलिक स्थिति एक बार अपनी कागज पर आउटलाइन बनाइए। कितने आजू बाजू में कौन कौन से राज्य हैं, कौन राज्यों से कौन से जिले जुड़े हैं, लंबाई मध्य प्रदेश की क्या है, चौड़ाई क्या है, अगला बिंदु क्या है, पिछला बिंदु क्या है, किन दो रेखाओं के बीच, कल अपन ने पढ़ा था ना 74 से, हाँ या ना? पक्का? और 21 से लंबाई चौड़ाई पक्का। क्षेत्रफल, जिले, आपके पास 5 मिनट का टाइम है। आप पूरा का पूरा मध्य प्रदेश के बारे में, भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ें। बिल्कुल स्वयं को जवाब दें कि हमने क्या क्या पढ़ा है भौगोलिक स्थिति में।
रिवाइज किया या नहीं किया? और एक बात, जितने सारे स्टूडेंट सुने जरा, 2 4 6 दिन हो गए हैं आपके, बहुत लिबरल तरीके से हमने आपसे बोल दिया, आपके पास मध्य प्रदेश का नक्शा होना ही चाहिए। अगर नक्शा नहीं है तो आप स्टडी नहीं कर पाएंगे, और आप ये लापरवाही नहीं करें कि अरे यार हमारे पास नक्शा नहीं, हम दूसरे से काम चला लेंगे। आज हम आपको प्रिंट आउट निकाल देंगे प्रायिकता के, तो हम कल से आपका होमवर्क भी चेक करेंगे। नए जो स्टूडेंट आए हैं वो नया होमवर्क दिखाएंगे जो उनका लेसन चल रहा होगा। जो पुराने स्टूडेंट हैं प्रायिकता वगैरह क्रमचय संचय पढ़ रहे थे, सुन रहे हो, होमवर्क चाहिए हमें, बिना होमवर्क के हम बैठने नहीं देंगे। आशा है आपने रिवाइज कर लिया होगा। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, स्वयं को यह बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर हमने क्या पढ़ा और हमें ये याद है या नहीं। अगर एक बार याद हो गया, जैसे देखिए कोचिंग हमने 3 दिन पढ़ी, मध्य प्रदेश का तीसरा दिन है, लेकिन यदि हम चाहें कि 3 दिन का हमें मौखाग्र, तो बिल्कुल हमें याद है, हमने बिल्कुल जिले पढ़े थे, पूरा एक पहला दिन हमने याद किया था, नक्शा हमें याद। हम चाहें तो 1 मिनट के भीतर पूरा नक्शा बोल सकते हैं, सही है। हमने अगले दिन लंबाई पढ़ी, चौड़ाई पढ़ी, अक्षांश पढ़े, देशांश पढ़े थे, हम 1 मिनट के अंदर उन्हें बोल सकते हैं। हमने आज जिले पढ़े हैं, कहां कौन सा जिला है, कौन सा पड़ोसी राज्य है, हम 1 मिनट के अंदर रिवीजन कर सकते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जब हम किसी चीज का अच्छा अध्ययन कर लेते हैं, मान के चलिए हम भारत की नदियां पढ़ रहे हैं, भारत की नदियां पढ़ते समय आपको हो सकता है 3 से 4 दिन लग जाएं, लेकिन एक बार यदि आपकी पकड़ बन गई, स्टडी अच्छी बन गई, तो फिर आप भारत की नदियां, आप कोरा कागज लेंगे और 5 मिनट के अंदर सारी नदियां बता देंगे। कोई कहेगा गंगा के बारे में बताओ, तो आप उसका पूरा परिचय विस्तार से दे देंगे। तो जब आप अच्छा स्टडी करते हैं ना, और जब उसकी समरी बनाते हैं, जब आप कहते हैं रिवीजन, तो रिवीजन टोटल टाइम का 1-2% टाइम बचता है। कोई चीज अपन यहां सीखते हैं कई घंटों लगते हैं, अभी अपन ने कर्क रेखा पढ़ी, लगभग अपन को 10 से 15-20 मिनट लग गए, लेकिन अब कोई पूछे आपसे कर्क रेखा कितना, मुझे लगता है 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे। 14 नामों में मुझे लगता है 14 सेकंड नहीं लगेंगे, नहीं लगेंगे ना। चलिए अब आते हैं कि मध्य प्रदेश की प्रशासनिक स्थिति, मध्य प्रदेश का प्रशासन कैसे चलता है। भैया सुने, सारे लोगों ने, जितने लोगों ने नया एडमिशन लिया है, पुराने एडमिशन वाले सारे लोग अपना व्हाट्सएप नंबर नए तरीके से नोट करा दीजिएगा। हम आपका एक ग्रुप बना देंगे क्लास का, तो ज्यादातर कोशिश करेंगे कि जहां नक्शे आ रहे हैं, जहां कोई चीज नहीं आती है, वो हम आपको आपके ग्रुप पर भेज दें। ओके, चलिए अब मध्य प्रदेश का सरकारी शासन यानी मध्य प्रदेश का प्रशासन कैसे चलता है। तो सबसे पहली बात, तो मध्य प्रदेश को अगर हम देखें प्रशासन की दृष्टि से 52 जिलों में बांटा गया है। अब 52 जिले हमें पता है, यानी ये काम हमारा निपट चुका है। इन 52 जिलों का हेड बनाया गया है संभाग को। कै गो संभाग कितने हैं? 10। ये हम काम निपटा चुके हैं, यानी 10 संभाग हमें याद हैं। हर संभाग में कौन सा जिला आ रहा हमें ये भी याद, हाँ या ना, नहीं याद, ठीक है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि संभाग जो है वो कहलाता है जिलों का हेड या जिलों का समूह। जिला विकास खंडों का समूह है, कई सारे छोटे छोटे विकास खंड मिलकर के जिला बनाते हैं। विकास खंड बनता है तहसीलों से, जब तहसीलें, कई तहसीलें मिलती हैं तो विकास खंड बनता है। देखें, इसके बाद तहसील बनती है कैसे? ग्राम पंचायतों से, और सबसे निचले लेवल पर आती है ग्राम पंचायत। क्या आती है? तो गांव को चलाने के लिए ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत कई सारी इकट्ठी हो गई तो क्या बन गई? कई तहसील, 2-3 तहसील इकट्ठी हुई तो क्या बन गया? विकास खंड इकट्ठे हुए तो, और जिला इकट्ठा हुआ तो, संभाग इकट्ठा हुआ तो प्रदेश। ये हमारे प्रशासन करने का तरीका है। ओके, तो सबसे निचले स्तर का कौन प्रशासन है? ठीक, अब इनकी गिनती अपन देख लेते हैं जरा।
इनकी गिनती क्या है? संभाग कितने हैं? 10। अब संभाग में आते हैं जिले, तो जिले कितने हैं? 52। ये भी हमें पता है। अब जिलों से छोटा कौन है? हाँ या ना? सो ये हैं 313। कितने हैं? विकास खंड कितने हैं? अरे क्लियर है? और लगभग विकास खंडों के लगभग बराबर, यदि हम बात लगभग 100 का अंतर, 424। 400 क्या है? तहसील क्या है? अरे क्लियर है? और ग्राम पंचायतें हैं लगभग 24,000, यानी लगभग है 23,900। पक्का? लगभग 24,000 ग्राम पंचायतें हैं। कोई डाउट? कोई डाउट है? नहीं आ रही बात समझ में? आपको बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? देखे, हमने कहा संभाग 10, जिले 52, विकास खंड 300, विकास खंड से छोटा तहसील कितना? सुनाई नहीं दिया? ओके, से छोटा ठीक। देखें, नगर निगम, देखें नगर निगम 16 धंधों, यानी 16 कंप्लीट हैं, 2 बन चुके हैं लेकिन उन पर अभी चुनाव नहीं, यानी कुल मिलाकर के 18। 16 धंधों माने 18। 2 धंधों अलग इसलिए लिख रहे हैं कि उनकी घोषणा तो हो चुकी, चुनाव कराने के लिए तैयार है, लेकिन अभी वहां चुनाव नहीं। इस बार चुनाव हो जाएंगे तो वो हो जाएंगे कंप्लीट 18। नगर पालिकाएं 98 हैं, कुल ग्राम है 54,903, लगभग 54,000 गांव है। अब आप कहोगे सर 54,000 गांव हैं और आपने ग्राम पंचायतें कितनी बताई? 24, लगभग 24,000। क्योंकि कई बार 2-2, 3-3 गांव मिलकर के एक ग्राम पंचायत बनाते हैं, तो लगभग लगभग ये मान के चली कि इसकी आधी पंचायतें हैं, लगभग आधी। हाँ या ना? इसलिए डाउट नहीं पालिएगा। भिंड एवं दतिया को 2018 में नगर निगम बनाने की मंजूरी दी गई है, इसीलिए धंधु भिंड एवं दतिया। कौन कौन? अरे क्लियर है? चलिए संभाग, जल्दी जल्दी। संभाग याद है ना? क्या है? चंबल, चंबल के नीचे ग्वालियर, के नीचे भोपाल, सागर, रीवा, शहडोल, जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर। याद है? ये काम तो अपन ने शुरू ही में कर लिया था। देखें, अब याद करना पड़ता नहीं तो। जिलों का समूह अब देखो जरा कौन कौन है। चंबल है, ग्वालियर है, भोपाल, सागर, रीवा। ओके, चलो ये आ गए। ये गलत नक्शा है, ये इसको नहीं देखिएगा, ये नाम देखें, ये हटा देंगे हम, ये गलत नक्शा है। ये सही है, ठीक है ना? चलिए, चंबल संभाग, मुख्यालय मुरैना, मुख्यालय इसका हेड ऑफिस मुरैना में है, शिवपुर मुरैना। चलिए जल्दी जल्दी याद है क्योंकि आपको। मुख्यालय ग्वालियर, ग्वालियर शिवपुरी। सही है, ये पहले ही हमने याद करा दिया था, जबकि याद यहां कराना था, तो वहां कर लिया था तो अपना समय बच गया। देखे, उज्जैन, उज्जैन में कौन कौन आ रहा? उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर। ठीक है, आगे बढ़े। इंदौर, इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खंडवा, नर्मदापुरम 3, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा। भोपाल में भोपाल, रायसेन। ओके, सागर में पता है आपको? नहीं मालूम है? रीवा संभाग में रीवा, सतना नहीं है? चलिए, शहडोल कौन कौन?
ओके, जबलपुर सही है। ये सारी की सारी चीजें इकट्ठी लिख दी हमने, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब देखें जरा कुछ चीजें यहां पढ़ लेते हैं, हालांकि इसे हम समरी में पढ़ेंगे, इकट्ठा जब हम पूरा का पूरा डिटेल पढ़ रहे होंगे, लेकिन फिर भी जब हमने जिले पढ़े हैं और संभाग पढ़े हैं तो कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ लेते हैं। जैसे क्षेत्रफल की यदि बात करें तो सबसे बड़ा संभाग, जिला नहीं, क्या कहा, सबसे बड़ा संभाग है जबलपुर। 8 जिले हैं, 8 ही हैं इंदौर में, 8 ही काय में है। तो संभाग गिनती में देखा जाए तो एक तरफ जबलपुर है, एक तरफ इंदौर है। इंदौर में जनता ज्यादा है लेकिन एरिया में जबलपुर ज्यादा है। 8-8 एरिया में ज्यादा जबलपुर, जनता में ज्यादा इंदौर। सही है। काय की दृष्टि से कह रहे, क्षेत्रफल की दृष्टि से कह रहे हैं जबलपुर बड़ा है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो शहडोल छोटा संभाग, ठीक है। आगे जनसंख्या में देखा जाए तो इंदौर, हाँ है ना, और जनसंख्या में कम देखा जाए तो शहडोल। शहडोल दोनों में छोटा है संभाग, एरिया में भी संभाग छोटा है और जनसंख्या में भी, जबकि ये बात हम आपको बता चुके थे कि 8 जिले जबलपुर में हैं, 8 जिले इंदौर में, एरिया में ज्यादा जबलपुर है, जनसंख्या में ज्यादा इंदौर। कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लिंगानुपात, अब देखो जरा यहां पर न्यूनतम लिंगानुपात। पहले ये बात ये बताइए, क्या आप लोग लिंगानुपात जानते हैं क्या होता है? देखिए क्या होता है, हमारे यहां पर जो जनगणना होती है पुरुषों की और स्त्रियों की, तो ये देखा जाता है कि 1000 पुरुष हैं तो उस एरिया में 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। अगर 1000 पुरुष और 1000 महिलाएं हैं तो ये बैलेंस है। अगर पुरुष से ज्यादा महिलाएं हैं तो ये धनात्मक लिंगानुपात है, और अगर महिलाएं कम हैं तो ये ऋणात्मक लिंगानुपात है। तो याद रखिएगा अपने यहां पर सबसे कम लिंगानुपात जो है वो चंबल संभाग का है। काय का है? हमें आवाज नहीं आ रही है, अरे क्लियर है? अब देखो साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता कहां? जबलपुर। और सबसे, देखिए जरा अब यहां पर एक चीज और, सबसे कम वाला क्यों नहीं आया? क्योंकि सबसे कम जो आता है वो आना चाहिए झाबुआ वगैरह, ये एरिया आना चाहिए, लेकिन वो कहां आ जाता है? इंदौर में। तो जहां झाबुआ की कम है वहां इंदौर की ज्यादा, तो यहां पर फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन कठिन हो जाता है। तो याद रखिए सबसे ज्यादा साक्षरता कहां की है? जबलपुर की। यह हमने कम वाला संभाग का आपको जवाब नहीं दिया, ठीक। जिले में, अब जिले की बात करें, जब जिले की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जिला कौन है? और सबसे छोटा जिला है निवाड़ी। ये नया बन गया है। कहां से बना? टीकमगढ़। कहां से बना? आवाज नहीं आ रही है, अरे क्लियर है? तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? छिंदवाड़ा है। सबसे छोटा जिला निवाड़ी है। ओके, चलिए जनसंख्या में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जनसंख्या इंदौर, और सबसे कम अगर देखी जाए तो फिर वही निवाड़ी। एरिया छोटा है, जनता छोटी है, लेकिन याद रखिएगा इंदौर में जनता बहुत ज्यादा। पक्का? छिंदवाड़ा में जनता ज्यादा नहीं है लेकिन एरिया बहुत जंगली एरिया है, एरिया बहुत ज्यादा है, जनता बहुत कम। देखें साक्षरता, अब देखो जरा सबसे ज्यादा साक्षर जिला जबलपुर और सबसे कम साक्षर जिला अलीराजपुर। क्या है? पहले था झाबुआ, लेकिन झाबुआ के भी 2 जिले बन गए, झाबुआ और अलीराजपुर। तो पढ़ाई में सबसे ज्यादा पिछड़ा है अलीराजपुर। याद रखना ये कुपोषित जिलों में भी आते हैं, यहां कुपोषण भी बहुत ज्यादा है क्योंकि पढ़ाई लिखाई बहुत कम है, लोग साक्षर नहीं है। या कोई ज्यादातर झाबुआ अलीराजपुर कभी कोई गया है?
इन जिलों की ज्यादातर हालत यह है कि शाम को 8 बजे 7 बजे आपको जिले में भी घूमोगे आप तो पता चले यहां लोग देखने ना मिले आपको। यह इतना ज्यादा आदिवासी एरिया है। खूब योजनाएं तो बनाई जाती हैं लेकिन एक्चुअली धरातल तक पहुंच बहुत कम पाती हैं। इसलिए आज भी ये जिले झाबुआ और खासतौर पर अलीराज आज भी बहुत ज्यादा पिछड़े हैं। लिंगानुपात देखो जरा, लिंगानुपात की बात करें तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहां का है? बालाघाट का है। और सबसे न्यूनतम लिंगानुपात भिंड। देखो वही बात लौट के आ गई। सबसे कम लिंगानुपात कहां का था उस समय? चंबल का। संभाग कौन सा था? चंबल। और उसी संभाग का जिला कौन सा आ रहा? भिंड। सुनाई नहीं दिया? अरे क्लियर है? जबकि ज्यादा लिंगानुपात कहां का है? बोलो यार। ओके ठीक, चलिए ये चीजें आपको याद करना है। जनसंख्या वृद्धि वगैरह ठीक, इनको अपन इसमें थोड़ा सा मिसली छोड़ते जा रहे हैं अभी कि लास्ट में जो समरी पढ़ेंगे अपन, जनसंख्या वृद्धि है, शिक्षा वृद्धि है, कहीं उद्योगों की वृद्धि है, तो ये समरी अपन लास्ट में उसको करेंगे। ठीक है, अभी आपको परेशानी देने की कोई वो नहीं है। 236 प्रति व्यक्ति है जो लास्ट में पढ़ेंगे। अधिकतम घनत्व जिला कहाँ का है? भोपाल। अब भोपाल का अब देखो जरा, घना यानी भीड़। इंदौर में जनता ज्यादा है लेकिन भीड़ ज्यादा भोपाल में है। अब क्यों? जनता इंदौर में ज्यादा है लेकिन फिर भी इंदौर भोपाल से बड़ा है। जैसे हमारे पास 100 आदमी हैं, इंदौर के सॉरी भोपाल के पास 50 हैं, लेकिन हमारे पास 100 में थोड़ा सा बड़ा है, भीड़ कम है। लेकिन आपके पास भले 50 हो लेकिन एरिया कम है, इसलिए भीड़ ज्यादा कहां है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व तो कहां है? सुनाई नहीं दिया? अरे क्लियर है? तो सबसे ज्यादा घनत्व है भोपाल का और सबसे कम घनत्व है डिंडोरी। डिंडोरी हो गए, बालाघाट हो गए, ये वो एरिया है जहां पर जंगल ज्यादा है, यानी जगह तो ज्यादा है और निवास करने वाले लोग कम हैं, यानी घनत्व कम है। कहां का? डिंडोरी। तो सबसे ज्यादा घनत्व कहां का है? आप बोर हो रहे हैं आप लोग? भोपाल का है। सबसे ज्यादा घनत्व कहां का है? भोपाल का है। और सबसे कम घनत्व कहां का? डिंडोरी का है। ठीक है, देखें तो ये हमने जिलों की स्थिति, जिले हमें याद थे पहले से, संभाग हमें याद थे, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। चलिए इसके बाद ये देखते हैं मध्य प्रदेश में स्थानीय स्वशासन। अब ये स्थानीय स्वशासन है क्या? सबसे पहली बात तो ये मैटर जो है वो संविधान का है। क्या का है? स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है कि आप अपने लोकल, स्थानीय माने लोकल, कई सारी परेशानियों का निवारण करने के लिए, जैसे मान के चलिए हमारे लाइट नहीं है, नाली नहीं है, सड़क नहीं है, अस्पताल नहीं है, बहुत छोटी छोटी समस्याएं जो हैं, तो अब इनको यदि हम विधानसभा तक पहुंचाएं तो टाइम लगेगा शिकायत पहुंचने में, फिर वहां पहुंचेगी तो हल होने में, और हल होकर के वापस आने में बहुत टाइम लगेगा। तो क्या हुआ कि अंग्रेजों के समय में ही एक व्यक्ति हुआ करते थे, शायद आपको नाम याद हो किसी को, लॉर्ड रिपन। इनने सबसे पहले एक योजना बनाई थी कि क्यों ना लोकल में ही एक पंचायत बना दी जाए और ये पंचायत जो है वो आसपास के लोगों की समस्याओं को सुने और आपस में क्या कर ले, समस्या को हल कर ले। ठीक है ना? तो ये कहलाया क्या? स्थानीय स्वशासन। क्या कहलाया? अब इस बात का, जब ये बात अंग्रेजों के समय की थी, लॉर्ड रिपन लाए, लेकिन अंग्रेज चूंकि अपने यहां पर ये सब करना नहीं चाहते थे, सो बहुत ज्यादा ये ग्राम पंचायतें वगैरह नहीं बन पाई। लेकिन जब हमारा देश आजाद हो गया, आजाद होने के बाद भारत के पास उतना पैसा नहीं था। संविधान में तो ग्राम पंचायत बनाने का प्रावधान था, लेकिन भारत के पास उतना पैसा नहीं था कि हर गांव में एक पंचायत बना दी जाए। धीरे धीरे करके जब भारत सक्षम होता गया तो 90 के दशक में पूरे भारत में पंचायती राज्य लागू किया गया, यानी स्थानीय स्वशासन लागू किया गया। यह दो तरीके से लागू किया गया, एक ग्रामीण स्तर के लिए अलग
और शहरी स्तर के लिए अलग। सुन रहे हो क्या कहा हमने? ये ग्रामीण स्तर के लिए कहा गया कि गांव वाला मैटर अलग रहेगा और शहर वाला मैटर अलग रहेगा। सही है? ग्रामीण मैटर अलग, शहरी मैटर अलग। अब ग्रामीण मैटर क्या रहेगा? उन्होंने कहा कि पहले तो गांव की एक पंचायत बनाओ, गांव की एक पंचायत बनाओ, ग्राम पंचायत। तो छोटी मोटी समस्याएं ग्राम पंचायत हल करेंगे, लेकिन ग्राम पंचायत को पैसा कौन भेजेगा? ग्राम पंचायत की देखरेख कौन करेगा? ग्राम पंचायत का बॉस कौन होगा? तो कहा गया कई सारी ग्राम पंचायतें मिला लो, सो एक बना दो जनपद पंचायत। क्या बना दो? जिसे हम कहते हैं ब्लॉक। हाँ है ना? अरे क्लियर है? तो अब क्या होता है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। और फिर कहा गया इनको पैसा कौन प्रोवाइड कराएगा? तो उन्होंने कहा कई सारी जनपद पंचायतें मिलाकर के एक जिला बना दो, सो एक हो गई जिला पंचायत। अब पहले हम इस बात को समझ लें, इस मैटर को समझ लें कि यह ग्रामीण वाला मैटर क्या है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां से क्वेश्चन आते हैं। देखें, मान के चलिए यह हमारा दमोह जिला है। क्या है ये? ये हमारा दमोह जिला है और ये दमोह जिले में हमारे ये रहे छोटे छोटे गांव। ये बहुत सारे गांव हैं, हम ऐसे ऐसे बना दे रहे हैं, ये समझ के चलिएगा कि ये आपके छोटे छोटे क्या है, गांव। ठीक, समझ लीजिएगा। अब ये गोला रखने का टाइम हमारे पास नहीं है, ठीक है ना? ठीक, ये आपके छोटे छोटे गांव। जब ये छोटे छोटे गांव हैं तो प्रावधान किया गया कि आप एक गांव, या बहुत छोटा है तो दो गांव में भी बहुत छोटा पड़ रहा तो 3 गांव आपस में आप मिला लो, और एक गांव, हम मोटे तौर पर ले रहे एक गांव, लेकिन जैसा मैंने कहा आपसे कि यदि मान के चलिए आप 2-3 गांव मिला लें तब भी एक पंचायत बना सकते हैं। तो क्या हुआ कि एक गांव हमने ये उठाकर यहां रख लिया, हमने उठाकर यहां रख लिया। अब इस गांव का चुनाव होना है, तो इस गांव को क्या किया गया कि कई सारे छोटे छोटे वार्डों में बांट दिया गया। ये जितने टुकड़े आपको दिख रहे हैं ये वार्ड हैं, एक एक जो पीस दिख रहा है ये क्या है, वार्ड। तो कम से कम 10 वार्ड, ये ज्यादा से ज्यादा 20 वार्ड, ये 20 वार्डों में बांट दिया गया। अब जब 20 वार्डों में बांट दिया गया, अब चुनाव हुए, तो चुनाव में क्या हुआ कि एक चुनना था गांव का मुखिया, एक गांव का मुखिया चुनना था। सो इस मुखिया को जनता ने सीधे वोट दिया, सीधे, अलग अलग वार्ड के नहीं। और जो जीत गया वो बन गया गांव का मुखिया यानी सरपंच। तो जब जनता सीधे वोट देती है तो कहलाता है प्रत्यक्ष चुनाव, और जब जनता सीधे वोट नहीं देती है तो कहलाता है अप्रत्यक्ष चुनाव। यानी मध्य प्रदेश में जो सरपंच का चुनाव होता है वो होता है प्रत्यक्ष। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, यहां से क्वेश्चन आएंगे। अभी हम आपको बता रहे हैं बेस, फिर हम स्लाइड चलाएंगे तो स्लाइड में 90% बातें आपको पता होंगी। अब क्या होगा, हर वार्ड से एक वार्ड का मुखिया आएगा, हर वार्ड से एक वार्ड का मुखिया। कई लोग चुनाव लड़ेंगे लेकिन हर वार्ड से एक मुखिया आएगा। क्लियर है? अब हर वार्ड से एक मुखिया आएगा, वो कहलाएगा पंच। सो ये पंच बहुत सारे आ गए, ये बहुत सारे पंच जीत करके आ गए। ये सरपंच हैं, ये सीधे चुने गए हैं। अब कहीं सरपंच बीमार पड़ जाए, अचानक मर जाए, ऐसी खुशखबरियां आती कम है, लेकिन ऐसा हो जाए तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि इसका काम चलाने के लिए एक अपन को चाहिए उप सरपंच। तो ये क्या करते हैं, ये अपने में से ही यही आदमी वोटिंग करेंगे,
और एक बना देते हैं उप सरपंच। सो जे उप सरपंच बन गए। अब जी जब उप सरपंच बन गए सो जे हो गया अप्रत्यक्ष चुनाव। क्या हो गया? तो आपको यदि चुनाव लड़ना है ग्राम पंचायत का तो 21 साल आपकी आयु होना चाहिए। और आप यदि उप सरपंच बनना चाहते हैं तो आपको पहले पंच बनना जरूरी है। लेकिन अगर सरपंच बनना चाहते हैं तो पंच बनना जरूरी। अब कहा गया कि गांव का हिसाब किताब कैसे चलेगा, तो एक शब्द आया ग्राम सभा। क्या आया? तो एक कॉन्सेप्ट आया कि ग्राम सभा होगी, साल में कम से कम 4 बार तो होगी ही होगी ग्राम सभा। अब ग्राम सभा कैसे होगी? तो ग्राम सभा में क्या किया गया? अच्छा एक बात और, ये तो हो गए चुनाव वाले आदमी। अब एक सरकार ने अपना एक आदमी बिठा दिया सचिव परमानेंट, जो निर्णय होंगे उनका रिकॉर्ड बनाना, दस्तखत कराना, ये सारा सरकार की ओर से बैठेगा, उसे कहेंगे सचिव। ठीक है। अब कहा गया साल में कम से कम 4 बार और ज्यादा बार जितना हो सके सो वो पूरा गांव इन द सेंस जितने लोगों ने वोट दिया है, जितने उस गांव के क्या हैं वोटर, वो सारे लोग यहां बैठेंगे एक चौपाल में। सारा गांव बैठेगा और यहां बैठेंगे सरपंच, उप सरपंच, सचिव। और ये सारा गांव हिसाब किताब मांगेगा कि आपने क्या किया, क्यों किया, क्यों नहीं किया, किया तो क्यों किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया। सीधी बात, ये गांव की संसद है। गांव की क्या है? अब पावर तो संविधान में से इतने दिए गए हैं कि अगर ये गांव वाले निर्णय कर लें, जैसे हमारे संसद में सांसद लोग निर्णय कर लेते हैं, हम कहते बिल पास हो गया, उतना ही पावर गांव में इनको है। मध्य प्रदेश की स्थिति में यदि देखा जाए तो इतना ही पावर इनको है कि ये बिल पास करें सर्वसम्मति से तो वही गांव में होगा। और अगर नहीं हुआ और इन सब ने मिलकर के ये प्रस्ताव पारित कर दिया कि सरपंच ठीक नहीं है, तो ये अपदस्थ हो जाएगा, हट जाएगा। लेकिन ये संविधान में है। लेकिन होता क्या है, जब चुनाव आते हैं तो ये सारे लोग जाति के नाम पर, पैसों के नाम पर, पार्टी के नाम पर, कोई दारू के नाम पर, कोई कहीं साड़ी मिल गई, साल मिल गए, गिफ्ट मिल गए, उनके नाम पर ऐसे दबंग लोगों को चुन लेते हैं जो ना तो आपको हिसाब किताब देते हैं, ना ये ग्राम सभाएं करते हैं। घर घर रजिस्टर चले जाते हैं, कहते हैं दस्तखत कर दो। सभी लोग गांव से ही जानते होंगे। सो ये प्रोसेस कभी अमल में नहीं आ पाती। क्यों नहीं आ पाती? क्योंकि चुनाव के समय हम अपने अधिकार का उपयोग नहीं करते। तो ये एक्चुअली प्रोसेस है आपकी ग्राम पंचायत की। ये ग्राम सभा है। ग्राम सभा में हर आदमी अपना प्रश्न पूछ सकता है। अपने यहां पर 2 चीजों की हालत बहुत खराब है। एक, बहुत आपको पावर तो दिया जाता है, एक सीएम हेल्पलाइन और एक जे ग्राम सभा। अगर इनका रिकॉर्ड देखोगे तो पढ़ने में ऐसा लगेगा कि ये सबसे पावरफुल यही है। अब अपन धमकी भी दूसरे, हम सीएम हेल्पलाइन पे फोन लगा देंगे। और जो सीएम हेल्पलाइन पे फोन लगाओ, आप जिस अधिकारी की शिकायत करोगे वो आपको इतना दबाएगा कि जब तक वापस नहीं लोगे हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे। तुम कहो कि हम संतुष्ट हैं, और कई बार तो तुम संतुष्ट रहो, चलिए उधारी से लिख के आ जाते कि तुम संतुष्ट हो। उनको ऑलरेडी पता होता है कि तुम संतुष्ट हो। तो ये सब एक खेल बन गया है ये, और खासतौर पर सीएम हेल्पलाइन, जबकि इन दोनों में बहुत अच्छा पावर है। तो ये तो थोड़ी अदर बात थी। तो आप ग्राम पंचायत के बारे में समझ गए। ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 21 वर्ष की आपकी आयु होना चाहिए। वोट करने के लिए 18 वर्ष की आयु होना चाहिए। एक गांव, 2 गांव या 3 गांव मिलकर के एक ग्राम पंचायत का निर्माण करते। अब आती है बात, कई सारी ग्राम पंचायतें मिलकर के एक जनपद पंचायत का निर्माण करेंगी, क्योंकि ग्राम पंचायत को विकास करने के लिए पैसा भेजेगा कौन? जनपद। कौन भेजेगा? जनपद। तो अब जनपद कैसे बनेगी? जनपद बनती है जब कई गांव, ये अब एक ग्राम पंचायत, अब यहां पर हम कह रहे हैं कई ग्राम पंचायत। तो हमने एक यहां एरिया ले रहे,
ये कई सारी ग्राम पंचायतें हैं ये, और हमने क्या किया, कई ग्राम पंचायतों को एक केबिन बना दिया और ये बन गया जनपद। अब इस जनपद में कई सारी ग्राम पंचायतें, मान लेते हैं 20 पंचायतें हैं, 35 पंचायतें हैं, गांव नहीं पंचायत, गांव तो ज्यादा है, पंचायतें 20-25 हैं कम से कम। अब इनको भी हमने बांटा वार्डों में, वार्ड। अब इनके वार्ड कैसे बनेंगे, बड़ी पंचायत है तो एक पंचायत का एक वार्ड, और अगर छोटी पंचायत है तो 2 पंचायतों का एक वार्ड। सो कई वार्ड बन गए, एक वार्ड ये बन गया, 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 अलग अलग वार्ड बन गए। अब फिर वही हर वार्ड से एक आदमी चुन करके आएगा, हर वार्ड से एक, और यह कहलाएगा जनपद सदस्य। क्या कहलाएगा, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, यहां से क्वेश्चन आते नहीं तो आप सोचो सर चुनाव के बारे में बता रहे, हमें चुनाव से लेना देना नहीं, मध्य प्रदेश से लेना देना है जीके से। यहां देखें तो कई सारे लोग जो चुन करके आ गए, ठीक है, ये कहलाए जनपद सदस्य। जब जी चुन करके आए तो जे तो आए प्रत्यक्ष, ये कैसे आए, अब इनकी मीटिंग हुई सो इनने कहा अपने ही में से एक बॉस बना लो, जनपद अध्यक्ष का बना लो। सो इनमें से ही एक का बना दिया, बॉस बना दिया, और इनने ही आपस में वोटिंग करी। सो जे बन गए जनपद अध्यक्ष और एक बन गए जनपद उपाध्यक्ष। दोनों का चुनाव अप्रत्यक्ष, जनता ने नहीं बनाया। जनता ने तो किनको बनाया, इनको, इनको नहीं बनाया। तो इनका चुनाव कैसे हुआ, अप्रत्यक्ष। कैसे हुआ, नहीं आ रही बात समझ में, आ रही है। तो जनपद अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा, सुनाई नहीं दिया, अप्रत्यक्ष होगा। लेकिन सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष होगा। चलो आगे, अब कई सारी जनपदें हैं, 1 जनपद, 2 जनपद, 3, 4, 5, 6। अब पूरी जनपदों को मिलाकर बना जिला। क्या बना, तो अब जनपद को कंट्रोल करने के लिए या जनपद को पैसा देने के लिए, जनपद का विकास करने के लिए क्या चाहिए, जिला पंचायत। क्या चाहिए, अब देखें आप, जब जिला पंचायत चाहिए तो अब पूरे जिले को फिर वार्डों में बांटा गया, फिर वार्ड बनाए गए, कम से कम 20, ज्यादा से ज्यादा 40। तो अब क्या हुआ, 2-2 पंचायत, 3-3 पंचायत को मिलाकर एक वार्ड, अगली 2-3 पंचायत एक वार्ड, अगली 2-3 पंचायत एक वार्ड। सो हर वार्ड से फिर एक आदमी चुनकर आया। वहां पर देखो छोटा वार्ड था जनपद में, अब वार्ड और बड़ा हो गया, अब वार्ड और बड़ा हो गया, हर वार्ड से फिर एक आदमी जीत करके आया, फिर एक आदमी जीत करके आया। अब जे कहलाए जिला पंचायत सदस्य, जे का कहलाए, अरे क्लियर है। जब जी जिला पंचायत सदस्य कहलाए तो अब यहां पर इनने मीटिंग करी और इनने कहा अपना बॉस चुनो। सो इन्हीं ने वोटिंग करी और इनने वोट करने के बाद क्या बना लिया, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष बना लिया। सो जे भी कैसे चुने गए, अप्रत्यक्ष। कैसे चुने गए, हमें सुनाई नहीं दिया, अरे क्लियर है, पक्का। तो ये हो गया चुनाव। तो जिला पंचायत का चुनाव अप्रत्यक्ष, सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष, जनपद अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष, सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष, जबकि ग्राम सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष, सदस्यों का चुनाव भी प्रत्यक्ष। अरे दोनों प्रत्यक्ष, उप सरपंच का बस अप्रत्यक्ष। क्लियर है। अब आपने देखा होगा, ये जिले का था, अभी आपने देखा होगा कि यहां पर जो अपन ने ब्लॉक बनाए थे, ब्लॉक में अध्यक्ष बने,
हमने एक सरपंच चुना था। अब देखिए कितनी सारी, कानून ने तो इतना पावर दे रखा है कि यदि सच पूछा जाए तो हमारा गांव स्वर्ग बन जाए। अगर परिपाटी के अनुसार काम चले, परिपाटी के अनुसार काम चले, तो यहां पूरा है प्रदेश, प्रदेश ने पैसा भेजा जिले के लिए, जिले ने भेजा ब्लॉक के लिए, ब्लॉक ने भेजा जनपद के लिए, और सबसे ज्यादा पैसा ग्रामीण क्षेत्रों में आता है। शायद आपको पता नहीं होगा, सबसे ज्यादा ग्रामीणों के नाम पर पैसा खाया जाता है, ग्रामीण योजनाओं के नाम पर पैसा खाया जाता है। अगर इसका मीनू आप पढ़ लोगे तो आपको लगेगा कि अगर वास्तव में इतना पैसा हम तक पहुंच जाए तो हमारा गांव गांव नहीं स्वर्ग बन जाएगा, इतना सुंदर दिखने लगेगा। लेकिन दिक्कत कहां है? दिक्कत यहां है, सबसे पहली बात, जब यहां चुनाव हुए तो हमने एक अच्छे व्यक्ति को नहीं, एक ऐसे भूखे आदमी को चुनाव, भूखे टूटे व्यक्ति को चुना, जिसमें सारा पैसा, अपने जीवन में इसी आदमी की भूख खत्म नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि इसने चुनाव में व्यापार किया, पहले इन्वेस्ट किया, लो 2000 लो 1000 लो, जो लेना है वो लो, बाद में उससे कमाया। भाई दुनिया चाहती है हम 10 रुपए लगाएंगे तो 100 रुपए कमाएंगे, तो ये इसकी भूख कभी नहीं भर पाई। अब इस चुनाव पर हम आए, इस चुनाव पर आए तो हमने सदस्य तो चुने, अब जो 40 सदस्य थे, अब इसने कहा हमें अध्यक्ष चुनो, इनने कहा हम तुम्हें क्या चुने? बोले हम 2-2 लाख दे रहे या 3-3 लाख दे रहे, तो 40 सदस्यों में गुणा करो, अगर 2 लाख रुपए भी इन्वेस्ट करे इसने, और ये प्रथा बन चुकी है, तो 40 दूनी 80 लाख, मोटा माटी 1 करोड़। जब ये 1 करोड़ देगा तो निश्चित बात है 50 करोड़ तो कमाएगा। सो ये कमाने में लग गया, कि लगे हैं। सो इसी को 5 साल नहीं सरकार पहुंचा पाई। अब यहां आए तो ये और बड़े वाले, और ताकतवर आदमी हैं, और ताकतवर आदमी हैं, तो अब इनको चुनना है। इनने कहा हम तुम्हें 5-5, 10-10 लाख दे रहे, तो इनका खर्च आया 5 करोड़। जब ये कहां बैठे? कुर्सी पे बैठे, 5 करोड़ खर्च आया, 10 करोड़ आया, इतना इनका खर्च आया, कई बार तो 50 करोड़ आया, जैसे भाव अलग अलग। जब इनके भाव बढ़े तो निश्चित बात है अब ये भी कमाएंगे, तो अब ये पैसा जितना आएगा तो ये झेल लेंगे, थोड़ा बहुत छलक गया, और वो छलक गया तो हम जैसे गरीबों तक पहुंचेगा। लेकिन अब कितना छलके, कमाई छलक पाता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली कानून में तो इतनी बढ़िया चीजें बताई गई हैं कि आप अगर वास्तव में जैसे ग्राम सभा, सीएम हेल्पलाइन, ये सारी चीजें यदि वास्तव में रियल पावर पर आ जाएं तो इनसे अच्छी चीजें कोई है ही नहीं। लेकिन एक्चुअली इनका मिसयूज करने के लिए ही लोग बने। अब किसी अधिकारी की शिकायत कर दो सीएम हेल्पलाइन पर, वो पीछे पड़े, वो काम के पीछे नहीं पड़ेगा कि हम तुम्हारा काम कर दें, वो इसके पीछे पड़ जाएगा कि वापस ले लो, आपके यहां 6 फोन आएंगे, आप वापस ले लो, और वापस नहीं ले रहे तो हम तुम पे कार्रवाई कर रहे, बस सीएम हेल्पलाइन का लो वापस। अंत में बात यह होती है कि बेचारा आदमी हार थक कर वापस ले लेता है, नहीं लेता है तो L1, L2, L3, L4 एक आध अधिकारी कहता है कि आप संतुष्ट हैं, और आपकी मोबाइल पर मैसेज आ जाता है कि आप संतुष्टि होने के बाद आपकी शिकायत बंद की जाती है। तो ये चीजें थी बहुत अच्छी, लेकिन इनका मिसयूज होने के कारण बहुत बीच बीच में आप लोगों को बता देते हैं, इसलिए बता देते हैं, पता होना चाहिए कि एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है। चलिए, तो अब एक बात और, यहां आ गए बन, अभी तो ये ग्राम स्तर वाला हो गया, अब दूसरा चेंबर बना शहरी स्तर का, कि शहरों का कैसे चलेगा। तो उनने कहा जो शहर हैं, जैसे दमोह हो गया, जबलपुर हो गया, तो कहा गया कि जो छोटे शहर हैं उनमें चलाई जाएगी, छोटे नगर, उनमें चलाएंगे नगर पंचायत। क्या चलाएंगे? नगर पंचायत। और बड़ा शहर है नगर पालिका, और बड़ा शहर है नगर निगम। प्रोसेस वही रहेगी, जैसे नगर पंचायत तो कई वार्ड रहेंगे, लेकिन नगर पंचायत में कई सारे लोग मनोनीत करके आते हैं, पुराने शिक्षक आते हैं,
कहीं विश्वविद्यालय से आते हैं, इनमें मनोनीत करने की प्रोसेस ज्यादा होती है। जब हम संविधान पढ़ा रहे होंगे उस समय हम आपको इसके बारे में बताएंगे। नगर पालिका में कई वार्ड होते हैं, हर वार्ड से एक पार्षद आता है, सदस्य आता है, लेकिन अध्यक्ष इसका सीधा चुना जाता है अभी तक। अब इस बार फिर वही धुलमुल चल रहा है कि अगर ये पार्षद मिलकर इसे चुनेंगे तो फिर इन्वेस्ट होगा। ये देखे, यही हाल है नगर निगम का। नगर निगम अध्यक्ष जो होते हैं वो अभी तक, आज तक की डेट में जहां तक अपन पढ़ रहे हैं, अभी तक ये डायरेक्ट जनता द्वारा चुना जाता है और बाकी सारे वार्ड जो होते हैं इनसे एक एक सदस्य आता है। कोई डाउट है आपको? कोई डाउट है आपको? तो सबसे पहले अब हम फिर कहानी पर आते हैं अपनी। तो कहानी ये है कि पुराने समय में लॉर्ड रिपन ने इसकी सबसे पहले शुरुआत करी थी। जैसे ही हमारा देश आजाद हो गया तो सबसे पहले जब हमारा संविधान बना तो संविधान में ही अनुच्छेद 40 में डाल दिया गया कि ग्राम पंचायतों का गठन होगा। लेकिन कब होगा? जब पैसा होगा तब। लेकिन उस समय तो हम बहुत गरीब थे, हमारा भारत की स्थिति बहुत खराब थी। तो उसके बाद 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर, अरे क्लियर है, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान का एक जिला हुआ करता था नागौर, राजस्थान का जिला नागौर, और वहां पर पहली बार प्रैक्टिकल किया गया, पहली ग्राम पंचायत बनाई गई, पहला प्रैक्टिकल हुआ और उद्घाटन किया जवाहरलाल नेहरू। कौन ने? जिला कौन सा था? नागौर। कहां का जिला था? राजस्थान का। तारीख क्या थी? 2 अक्टूबर। सन क्या था? 1959। सक्सेस हो गया। जब सक्सेस हो गया तो अब कवायद चलने लगी कि पूरे प्रदेश में अब ग्राम पंचायतें बनना है। तो अब कानून बनाना था। वो कानून, स्थानीय स्वशासन के लिए 2 कानून पास हुए, एक 1992-93 में और एक 93-94। 92-93 में सबसे पहले आया ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, यानी ग्राम पंचायत अधिनियम। क्या आया? हमें आवाज नहीं आ रही है? अरे क्लियर है? और जबकि 93-94 में आया शहरी पंचायत अधिनियम। क्या आया? ओके, पक्का? चलिए, और ये संविधान में संशोधन किया गया था और ये 73वां और 74वां था। यानी 73 नंबर पर आ गई थी ग्राम पंचायतें और 74 नंबर पर आ गई थी। तो 73वां संशोधन 92-93 में आया, 73वां संशोधन 74वां 93-94 में आया। ओके, चलिए अब आ जाते हैं अपन स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन 2 प्रकार का। हालांकि स्थानीय स्वशासन आपको समझ में तो आ गया। इसके आगे अपन कल पढ़ लें। थोड़ा सा आपको भी थकान होने लगी होगी और हमें भी थकान होने लगी है लगातार। तो ये चीज स्थानीय स्वशासन हमने बेसिक आपको बता दिया। इसकी स्लाइड हम कल चलाएंगे। अब से 10 मिनट के बाद हम शुरू कर रहे हैं गणित। चलिए, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? 8-9 दिन के अंदर मध्य प्रदेश के बारे में A to Z सारी चीजें हम आपको बता देंगे। लेकिन भैया सारे लोग कल से आप लोग नक्शा लेकर के आएंगे। सारे लोग सुन रहे हो? और जितने नए लोग आए हैं वो एक बात सुन लें, अगर हमारी क्लास में बैठना है तो घर में रिवीजन, घर में होमवर्क आपको डेली करना होगा। सुन रहे हो? ठीक, चलिए 10 मिनट आप रेस्ट कर लीजिए, हम भी थोड़ा पानी पी के आ रहे हैं और 10 मिनट के बाद 10 मिनट के लिए बंद